हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथी क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में बात किया था अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब को बनाना, जिसमें अलग अलग स्थिति पर रखकर वस्तु को हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया और कहाँ पर प्रतिबिंब बना उसके बारे में हमने देखा। अगर आपने ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख लें। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, ज़रूरी है याद रखना। तो दोस्तों कुछ नहीं, कुछ हम पॉइंट्स में इसको याद कर लेंगे। पहला पॉइंट्स है कि अवतल दर्पण का कौन कौन सा ऐसा उपयोग होता है, हम लोग कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला उपयोग दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनती है और आभासी बनती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, अवतल दर्पण का के उपयोग हजामती या तो फिर हम लोग बोलें या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में होता है। ये पहला उपयोग है दोस्तों अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइटों में, तथा सर्च लाइटों में होता है। दूसरा उपयोग दोस्तों। तीसरा उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, दांत, गले आदि की जांच करने के लिए करते हैं। ये तीसरा उपयोग है दोस्तों। एक और उपयोग हम लिख सकते हैं इसका कि अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग सौर भट्ठियों में किया जाता है। सौर भट्ठियों में किया जाता है। यानी ये है मुख्य उपयोग दोस्तों अवतल दर्पण का।
पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में होता है। दूसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में होता है। तीसरा उपयोग है अवतल दर्पण का कि डॉक्टर इसको रोगियों को क्या जांच करने में करते हैं, नाक, कान, गला, दांत आदि को जांच करने में करते हैं। और लास्ट उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। और भी होगा दोस्तों कुछ, लेकिन यहाँ पर 4 बहुत जरूरी है आपको याद रखना। तो ये हुआ दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हमने दोस्तों बात किया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के बारे में। उसमें 2 प्रकार का प्रतिबिंब बना, वास्तविक भी और आभासी भी। लेकिन दोस्तों हमारा है जो उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी या तो फिर बोले काल्पनिक, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी स्थिति पर रखिए दोस्तों, प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। इसके लिए दोस्तों एक हम बना देते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, इस प्रकार से लिया, हमने इसे अंदर से रंग दिया या कलई कर दिया, तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि उभरा हुआ होता है। ये हमने बनाया उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बनाया दोस्तों, मुख्य अक्ष। ये हमारा है उत्तल दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर हमने माना फोकस और यहाँ पर हमने माना वक्रता केंद्र। अब देखिए दोस्तों, हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, एक स्थिति है, मुख्य अक्ष पर रखा। ये हमने रखा नाम ए और बी वस्तु का। तो इसमें दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण कैसे लिया, मुख्य अक्ष के समांतर। तो याद करिए दोस्तों कि समांतर जब किरण आती है मुख्य अक्ष के, तो वो कहाँ से गुजरती है, तो वो फोकस के दिशा से गुजरती है, यानी उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया हमारा। इसके बाद दोस्तों हमने लिया एक किरण वक्रता केंद्रक दिशा में। तो वक्रता केंद्रक दिशा में अगर एक किरण लिया दोस्तों, तो वो देखिए कहाँ कर मिलता है। ये तो किरण आ रही है, देखिए ये जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर लौटेगी। तो यहाँ पर कट गई दोनों किरण, आभासी रूप से कटी। देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बना, काल्पनिक बना और वस्तु से छोटा बना। तो ये होता है दोस्तों, किसी भी स्थिति पर रखने पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। एक स्थिति है दोस्तों कि अगर हम उत्तल दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे वस्तु को, तो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। बस यही एक स्थिति है। बाकी कहीं पर भी रखिएगा तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा, वो हमेशा कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ये थी दोस्तों हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, इसका कुछ उपयोग है एक दो। तो हम बताते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग,
तो दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग, तो इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ही जगहों पर होती है। जैसे इसका उपयोग है कि उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के या वाहनों में साइड यानी साइड में देखने वाला जो ड्राइवर के सामने लगा होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? वाहनों के साइड मिरर में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है जवाब देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि यह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसके कारण इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वस्तु का वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, जिसके कारण गाड़ी जो पीछे से आने वाली होती है वाहन, वो साफ साफ ड्राइवर को दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं आगे चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में। इसके बारे में चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में। तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। यानी दर्पण में चिन्ह परिपाटी भी होता है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि दर्पण में किधर से मापेंगे तो धनात्मक होगा, किधर से मापेंगे ऋणात्मक होगा, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु दूरी क्या होगी, इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के नियम को दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार से पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। मान लिया ये हमारा दर्पण है, मानते हैं उत्तल हो या अवतल, कोई भी दर्पण चलेगा। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हमारा दर्पण है और ये है दर्पण का मुख्य अक्ष। इसका नाम हमने रख दिया P और C। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके चिन्ह परिपाटी के नियम इस प्रकार है। पहला है दोस्तों कि इसका जो मुख्य अक्ष होता है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स डैश अक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स डैश अक्ष मानते हैं। तो एक्स डैश अक्ष मान लिया हमने, माना दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स डैश अक्ष माना जाता है, माना जाता है। ये हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है चिन्ह परिपाटी के नियम में कि जैसे अब कोई वस्तु होगी तो वस्तु से किरण आएगी, तो किरण देखिए इस प्रकार से आ रहा है, तो किरण आएगा, तो आने वाली किरण है, तो देखिए इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। तो इधर से हम दूरी क्या मापेंगे?
और इधर से क्या मापेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले, इससे पहले हम बात करते हैं कि दूरी मापेंगे कहाँ से। तो दूरी दोस्तों मापेंगे हम लोग दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती हैं। यानी कोई भी दूरी मापना हो तो कहाँ से मापेंगे, इस ध्रुव से मापेंगे। दूसरा पॉइंट बना दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा होगा क्या, तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक होती हैं, और उसके विपरीत, और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट बना दोस्तों, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं दोस्तों कि चिन्ह परिपाटी के नियम में कि अक्ष के या मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर या लंबवत, ये बोलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि कैसे कैसे चिन्ह परिपाटी को याद करेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले दर्पण को मुख्य अक्ष को x x' अक्ष मानते हैं। दूसरा बात, इसमें सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, कहाँ भी मापना हो तो भी इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, इस ध्रुव से और इस अक्ष से। फिर कहते हैं दोस्तों कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी इधर से मापेंगे तो धनात्मक और इधर से मापेंगे तो ऋणात्मक। अब दोस्तों
अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष के लंबवत। लंबवत मतलब ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। यानी ऊपर की ओर कोई वस्तु को मापेंगे तो उसको धनात्मक और नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। तो हेलो दोस्तों, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।